Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. It's a brand new day and what a victory. Exactly, what a day. What a victory for Pakistan Tehreek-e-Insaf. मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक तो मैदान लूट लेना और ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप, बल्कि इसको ऑलमोस्ट क्या क्लीन स्वीप इसको भी वही कहते हैं, मैदान मार लेना। और बहुत से तज्ज़िये तबसरे आ रहे थे, आपको पता है जो इंतखाबी नताइज के हवाले से तो मुख्तलिफ आरा भी दिखा रहे थे, टाइम्स लोग बता भी रहे थे, लेकिन ये ज़रूर था कि इमरान खान साहब अपने सियासी करियर की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रहे हैं। जो उनका बयानिया उसमें लाख सुकुम सही, उसको आप 100 मरतबा दलील के साथ बात करके कह दें कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने नहीं माना, इंटेलिजेंस इदारों ने तहकीकात में नहीं माना, लेकिन अवाम ने उनका यह बयानिया माना और उसके बाद अवाम अपने घरों से भी निकले और उन्होंने इस ज़िमनी इंतखाब, जो कि कोई आम या कोई नॉर्मल या कोई बाय द वे वाला ज़िमनी इंतखाब नहीं था, इसको स्नैप कहा जा रहा था, एक तस्वीर कहा जा रहा था इलेक्शन से पहले इलेक्शन की, एक स्नैपशॉट ऑफ थिंग्स टू कम, बट डेफिनेटली। और ख़ास तौर पे बात हो रही है पंजाब की, और आपको पता ही है कि पंजाब में जो जीत जाए और जिस तरह जीत जाए तो वो काफ़ी एक टेलिंग होता है, एक इंडिकेशन होती है ऑफ थिंग्स टू कम। और ख़ास तौर पे हराया किसे, PMLN को, जो कि लिटरली पंजाब को अपना गढ़ समझते हैं। और अगर देखा जाए ट्रेडिशनली, अगर आप देखें तो सही भी था, लेकिन नॉट एनी मोर, बिल्कुल समझे the tables have turned. The tables have turned. और कुछ ऐसा लगता है कि पूरा प्रोसेस, पूरी कायनात जो है ना, आप कभी गौर करें बैठे देखकर कि ये किसी ने ऐसे प्लान किया। अल्लाह ताला का भी बड़ा हाथ होता है सारी चीज़ों में, कि सोचिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आती तो मौजूदा जो भी महंगाई का, हाँ, तो मौजूदा जो भी महंगाई का तूफान है जिससे हम सब, आप और हम सब नबर्द आज़मा हैं, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के ही हिस्से में आता, लेकिन अब वो जो ऑपोजिशन कर रहे थे वो बरसरे इख्तिदार हैं। अच्छा, ये तो वो बातें हैं जो हमने लिटरली, आज हम इस पे बात करते रहेंगे और हर पहलू से हम इसको देखेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे तजियाकार भी हमारे साथ होंगे। और जो सेलिब्रेशंस हैं, इनफैक्ट इन सेलिब्रेशंस में हमने भी बड़ा एंजॉय किया, बिकॉज एवरीबडी वाज ग्लूड टू देयर टीवी स्क्रीन्स लास्ट नाइट, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को मुबारकबादों का तांता बंधा हुआ है और इमरान खान साहब के बयानिए की जीत कहा जा रहा है इस ज़िमनी इंतखाब में उनकी कामयाबी को। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी लोग कह रहे हैं बहुत से सबक हैं जो सीख जाएं तो बेहतर होगा, वरना उनका सियासी मुस्तकबिल भी, उस पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और अब जरा नंबर्स गेम पे आते हैं और आपको बताएं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ ने झाड़ू फेर दिया। मतलब क्या क्या टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज़ हो रही हैं। 20 में से 15 नशिस्तें जो हैं वो जीत ली हैं ज़िमनी इलेक्शन में। 20 में से 15 नशिस्तें PTI ने जीत ली, नून लीग 4 सीटें ले पाई, तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तें जो हैं वो जीत कर लाहौर का नून लीग का गढ़ होने का भरम जो है वो खाक में मिला दिया। लाहौर, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़ और रावलपिंडी से नून लीग को एक एक नशिस्त मिली। आज़ाद उम्मीदवार ने लोधरा से सीट निकाली। जो नताइज आए हैं, मुस्लिम लीग नून हरगिज़ इसकी तवक्को नहीं कर रही थी, बल्कि लीगी रहनुमाओं का दावा था वो 15 नशिस्तें आराम से जीत जाएंगे। सीटें जो है वो हमारी अक्सरियत को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। हम अल्लाह के फजल से जो है वो 15 से 16 सीटें जो है वो वहाँ से जीत। हमें यकीन है कि ये बाई इलेक्शंस नहीं है, ये स्नैप इलेक्शंस हैं और इन स्नैप इलेक्शंस में 20 में से इंशाल्लाह लजीज 19 सीटों पर हम तकिया रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट्स रिटर्न हो। हमारा ये यकीन है कि 16 सीटों के ऊपर हम लीड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सभी को जीतेंगे। बाकी 4 के ऊपर हम अपने तौर पे मुकाबला फील कर रहे हैं। हाश है ज़रा, लेकिन ये यकीन मिल गया खाक में, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं, महंगाई से था। खैर, अब जो भी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए। हम भी इमरान की तरह रोना रो सकते हैं, धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा सकते, मगर हम ये नहीं करेंगे। हमारा मुकाबला बढ़ी हुई ऑयल प्राइसेस के साथ था, हमारा मुकाबला महंगाई के साथ था। PMLN और हमारे साथी इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। अगली हिकमत अमली और लाए अमल का फैसला इंशाल्लाह जल्द होगा, मुकाबला जारी रहेगा। इत्तेहादियों का
साद रफीक को आपने सुन लिया। मरियम नवाज इलेक्शन मुहिम के दौरान शहबाज हुकूमत के मुश्किल फैसलों का दिफा करती रहीं और बड़ा उन्होंने भी कैंपेनिंग जो है बड़ी ज़ोरों शोर से मुकाबले की आईवुड से उन्होंने रखी और ये भी कहा कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी का टोकरा जो है वो मुस्लिम लीग नून क्यों उठाए। अच्छा, इस बात पे ज़रा बहुत से वैसे तो ओपिनियंस थे, लेकिन एतराज़ ये था कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा था, यू शुड हैव मे बी लेट देम बी। 1 साल 1.5 साल ही रह गया तो उनको रहने देते तो वो फिर खुद ही अपनी कारकर्दगी का जो था। उसके साथ भी बहुत सारी कहानियां जुड़ जाती हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा ये सुन लीजिए। 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं, जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। मुस्लिम लीग नून को और ऑपोजिशन की जमातों को, आवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान की बुरी कारकर्दगी जो एक कलंक का टीका है वो अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो आवाम में, ताकि आवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया। इंतखाबी नताइज बता रहे हैं कि अवाम ने पेट्रोल महंगा होने समेत दीगर मुश्किल फैसलों और बढ़ती हुई महंगाई की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की हुकूमत पर ही डाली है और ऐसा ही होता है और नून लीग को इसका खमियाजा इबरतनाक शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आने के बाद ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि परवेज़ इलाही अगले वज़ीर आला पंजाब होंगे, क्योंकि PTI ने पहले ही ने अपना उम्मीदवार नामजद कर रखा है। 22 जुलाई को एक रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है और उसके साथ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ तो बुनियादी तौर पे इसके बाद इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। तो अच्छा जी, कहा जा रहा है कि इमरान खान अब जल्द आम इंतखाबात कराने के लिए वफाकी हुकूमत पर दबाव जो है वो बढ़ाएंगे, जिसके लिए पंजाब असेंबली तोड़ी जा सकती है। वन वुड थिंक कि परवेज़ इलाही जो अभी बनेंगे, उन्होंने अपना हाथ इसलिए तोड़वाया था कि वो पंजाब असेंबली तोड़े, लेकिन उनका परवेज़ इलाही का खुद का ये कहना है कि अगर खान साहब कहेंगे तो असेंबली तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, तो फिर इसीलिए तोड़वाया था। इमरान खान कहें देखो परवेज असेंबली तोड़नी है पंजाब की और इलेक्शन की तरफ जाना है, तो परवेज इलाही साहब क्या कहेंगे फिर? मैंने सोचना भी नहीं, 2 सेकंड में मैंने तोड़ देनी है। अच्छा अच्छा। अल्लाह ताला के बाद इमरान की तरफ से एक उसने एहसान किया है हम पर, हमारे सारे ख़ानदान पर, तो मैं कैसे उसकी मेहरबानी नहीं बोल सकता। तो इसलिए ज़ाहिर है जो उनका मशवरा होगा, मशवरा ज़रूर दूंगा, लेकिन अमल वो होगा सामने जो लोगों के सामने आएगा वो इमरान खान साहब का ही होगा, मेरा नहीं होगा। आपने गलत बयानी की ना, 1 मिनट नहीं लगाना, उन्होंने 2 सेकंड में तोड़नी है। सॉरी, ठीक है। इस वक्त तहरीक इंसाफ सर्टनली मकबूलियत के आसमान पर है। इत्तेहादी हुकूमत और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून हरगिज़ नहीं चाहते कि फौरी इंतखाबात करा के इक़्तिदार तहरीक इंसाफ की झोली में वापस डाल दिया जाए। सिंध में पीपल्स पार्टी हुक्मरान हैं, वो अपनी टर्म हर सूरत पूरी करना चाहते हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन में कुछ नई और अच्छी रवायत भी देखने को मिली और वो ये है कि हारने वाले ने अपनी हार मान ली, फ़ौरन मान ली। एक्चुअली सुने, मैं खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। अवाम ने अपने राय का इजहार किया, हम अवाम की राय का एहतराम करते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है वो तहरीक इंसाफ जीती है, हमारे हम जीतने वालों को मुबारक देते हैं, अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। और रसूली तौर पर होना भी यही चाहिए कि हमें अवाम के इस फैसले को, ये बाई इलेक्शन नहीं थे, आई कंसिडर देम एज स्नैप इलेक्शंस, क्योंकि पूरे पंजाब के नॉर्थ, सेंट्रल, हार्ट ऑफ लाहौर में हम 3 सीट्स लूज कर गए। अच्छा जी, मरीम नवाज ने भी ट्विटर पर जारी बयान में शिकस्त तस्लीम कर ली और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कमज़ोरियाँ थीं जिनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वन वुड से कि बड़ा ग्रेशियसली इंसारों ने अपनी हार जो थी
शिकस्त जो थी उसको तस्लीम। अच्छा, वैसे अगर ना करते ना, फॉर इंस्टेंस आप एक ऑल्टरनेटिव सिनेरियो बना लें तो मतलब बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही मायूब और बहुत ही फजूल बात होती। इसके अलावा कोई और चारा था भी नहीं। और इतनी डिसाइसिव पीटीआई की जीत थी और इनकी ऑब्वियसली शिकस्त थी कि यू आर वेरी राइट कि इसको तस्लीम करना ही था, के अलावा और कोई चारा दूसरा था नहीं। लेकिन फिर भी चले, हमारी सियासत में ये रिवायत ज़रा नहीं थी। आपको पता ही है, कोई कितनी मर्जी डिसाइसिव विक्ट्री से आ जाए, जो हारने वाला होता है वो उमूमन यही कहता है कि जनाब धांधली हुई, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। हम ओवरऑल इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे और क्या वाकई ये एक मंजर कशी है आने वाले आम इंतखाबात की, या फिर तब तक मुख्तलिफ सिनेरियो हो सकता है पेट्रोल की आलमी कीमतें कम होने के बाद महंगाई का तूफ़ान भी कुछ थम जाए या कुछ और मामला सामने आ जाए। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, सबसे पहले तो ये कि मुस्लिम लीग नून इतनी ओवर कॉन्फिडेंट कैसे थी? अभी हमने शॉट्स भी चलाए, चाहे मलिक अहमद खान हो, चाहे दीगर लोग हों, चाहे राना सना हो, मतलब दे वर प्रीटी श्योर कि वो 10, 12, 15, 18 तक बात चली गई थी कि निकाल लेंगे सीटें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो इमरान खान की फतह है, ये मेरे नुक्ते नज़र से 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा बड़ी फतह है। उसकी वजह यह कि 2018 के इलेक्शन पे सवालिया निशानात थे। इसमें आरटीएस भी नहीं बैठा ना सर, उसमें तो बैठ गया था। ये वो उसको जो भी कहें, लेकिन ये जो इंतखाबात हुए हैं इसमें इतनी वाज़े फतह हासिल हुई है इमरान खान को कि उन्होंने अच्छी रवायत कायम की कि वह अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। लेकिन अब्दुल्ला, अगर आपको याद हो तो मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को मज़ीद पीछे ले जाएगी, इसलिए कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ, आप लाख जस्टिफिकेशन देते रहें कि जी इमरान खान की हुकूमत की वजह से ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन जो महंगाई का तूफान आया, क्योंकि अगर आप कोई हुकूमत को तब्दील करते हैं तो लोग आपसे तवक्को रखते हैं कि आप उनके लिए इक़दाम करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद आप इतनी महंगाई कर दें, पेट्रोल की कीमतें इतनी ऊपर ले जाएं, बिजली की कीमतें इतनी ऊपर ले जाएं और कोई रिलीफ ना दें, तो उसका रद्द-ए-अमल तो आना था। दूसरे देखिए क्या क्या किन किन चीजों को इमरान खान ने शिकस्त दिया और मुस्लिम लीग नून को क्या क्या सोचने की जरूरत है। मेरे नुक्ता नजर से मुस्लिम लीग नून अब कम से कम 4 से 5 साल पीछे चली गई है, इसलिए कि ये जिस अंदाज में इलेक्शन हुए हैं, वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में तब्दीलियां बहुत आती हैं, लेकिन जिस अंदाज में अदम एतमाद की तहरीक लाई गई उसने, और फिर दूसरे ये कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना, हमदा शहबाज को वजीर आला बनाना, यानी पंजाब में आपको जरूरत नहीं थी अगर आपने मरकज में तब्दीली ले आए थे। इतनी जल्दबाजी में चीजें की गई। देखिए, इमरान खान ने शरीफों को शिकस्त दी, इमरान खान ने उनके नुक्ता नजर से इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी, इमरान खान ने उनके नुक्ता नजर से इलेक्शन कमीशन को शिकस्त दी, इमरान खान ने उनके नुक्ता नजर से उन तमाम लोटों को शिकस्त दी, इमरान खान ने मरियम नवाज को शिकस्त दी। तो आप अगर इस पूरे इलेक्शन का जायजा लें तो आपको नजर आता है कि इमरान खान ने अपनी एक गेंद से कितनी विकेटें उड़ाई हैं। अच्छा मज़हर साहब जी, मज़हर साहब अब आगे का क्या होना है? आज पीटीआई की कोर कमेटी की एक इजलास भी है, 22 को क्या हो सकता है? आज ऑब्वियसली खान साहब कोई स्टेटमेंट भी, एक विनिंग स्टेटमेंट भी देंगे, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, एक तो इमरान खान के लिए अब कराची का इलेक्शन बहुत अहम हो गया है। NA 245 में उनके चांसेस बन सकते हैं क्योंकि MQM बहुत डिवाइडेड है और बाकी जमातें उतनी ज्यादा रेस में नहीं है। और ये जो बाई इलेक्शन NA 245 का होगा, ये बल्दियाती इलेक्शन के फौरन बाद यानी 2 दिन बाद है। तो बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में PTI की मुझे कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही, क्योंकि PTI के बहुत ऑर्गेनाइजेशन लोकल बॉडीज के हवाले से नजर नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद इन इलेक्शन ने, इन नताइज ने इमरान खान को और PTI को बहुत ज्यादा जो है वो तक़वियत दी है और इसके असरात वो फील करेंगे कराची के अंदर। और मेरा ख्याल है इमरान खान को अब कराची आके बैठना चाहिए। लेकिन अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में वो जाएंगे तो उनके लिए सबसे बेहतर ये है कि फौरी तौर पे आम इंतखाबात, जिसकी वो बात भी करते हैं, इसलिए कि जो पंजाब का टेम्पो उन्होंने बना दिया है, वो टेम्पो, क्योंकि जाहिर है महंगाई अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप पंजाब में वजारत आला चलाएंगे तो 1 साल के अंदर अंदर आप महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकते।
आप चीजें उस तरह नहीं कर सकते। तमाम तर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी देखिए, एक बहुत बड़ी जो इसमें फतह हुई है वो ये कि वो ट्रेडिशनल रिवायती सियासत जो बिरादरियों की थी उसको भी शिकस्त हुई है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जो पॉपुलर मैंडेट होता है, जो मकबूलियत का जो सितारा था इमरान खान का, वो जो अदम एतमाद की तहरीक से पहले नीचे चला गया था, वो अब अपने उरूज पर है। मजहर साहब, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, प्लीज बताइएगा। अमरीकी साजिश वाला बयानिया, लोग ज्यादा उससे कनेक्ट कर पाए और गुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट, या फिर महंगाई का जो तूफान एक्चुअली आया हुआ है और जिसकी वजह से अगली रोटी कैसे कमानी है या कैसे खानी है, गरीब आदमी का ये मसला है, उसका फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आप दोनों में से किस चीज़ को समझते हैं कि ज़्यादा रिलेट करें हैं, किया है आवाम ने उसके साथ? देखिए, एक आम आदमी के नुक्ते नज़र से तो महंगाई जब होती है ना, और महंगाई के खिलाफ जब इमरान खान ने बात की तो उसने हर बयानिए से जोड़ दिया। यानी इमरान खान साहब ने ये बात की कि सारी चीज़ें उनकी गवर्नमेंट बेहतर तरीके से चल रही थी, अमरीकी साजिश हुई, उस साजिश के नतीजे में उस वक्त हमारी जो महंगाई थी कंट्रोल थी, और इस हुकूमत के इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से जो है महंगाई का तूफान खड़ा हो गया और ये कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वो अपने एक आम आदमी, एक आम वोटर उससे साथ जोड़ता है। और एक जो हमेशा से इमरान खान की स्ट्रेंथ रही है वो सोशल मीडिया है, वो उनकी मीडिया कैंपेन है। और ये याद रखें, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में वो वाहिद पॉलिटिशियन है जो सियासत में आने से पहले भी स्क्रीन पर रहे हैं और एक पॉपुलर स्क्रीन पे रहे हैं। तो इमरान खान का बयानिया ओवरऑल उसमें, अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नहीं आती तो आप 7 मार्च के सर्वेज उठा के देख लें, आप 6 मार्च के सर्वेज उठा के देख लें, उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। पिछले बाई इलेक्शंस उठा के देख लें तो मुस्लिम लीग नून को जो शिकस्त हुई है और इन इत्तेहादी जमातों को जो शिकस्त हुई है हुकूमत को, ये मेरा ख्याल है इसका विफाक में कितना मुश्किल है अब शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादियों के लिए निज़ाम चलाना, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है, पख्तूनख्वा में पहले PTI की हुकूमत है, सिंध में चले इत्तेहादी हैं, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, उधर आज़ाद कश्मीर गिलगित। विफाक में कितना मुश्किल है, जैसे कि असद उमर साहब अभी कह भी रहे थे कि मतलब वैसे बात में वजन तो है उनकी भी। देखिए, इमरान खान का दबाव बढ़ेगा। इमरान खान ने ये जो इलेक्शन जीता है और जो तमाम लोगों को अपना डिफेंसिव पे डाल दिया है, चाहे वो मिस्टर एक्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हुकूमत की मशीनरी हो, वो दबाव बढ़ाएंगे। और वो जाहिर है उनकी मंजिल पंजाब नहीं है, उनकी मंजिल इस्लामाबाद है, उनकी मंजिल रिजीम चेंज है, और रिजीम चेंज से मुराद शहबाज शरीफ की हुकूमत की तब्दीली है। तो लिहाजा वो अब इस पोजीशन पर हैं कि वो तमाम उन फरीकों को प्रेशर में ला सकते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया, आप आम इंतखाबात की तरफ नहीं गए, तो जाहिर है पंजाब मेरे हाथ में है, खैबर पख्तूनख्वा मेरे हाथ में है। वो सिंध के अलावा कराची में कोशिश करेंगे कि कराची में भी उनको खातिर खा कामयाबी मिले। तो इमरान खान का दबाव जो है वो अब शदीद होगा और ज्यादा होगा, और इसलिए वो इस चीज की तरफ होते हुए देख रहे हैं, उन्होंने करने हैं। आप कहीं नवंबर से पहले इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये, मजहर साहब एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि अब हम न्यूट्रल हैं, और कल ये बात बड़ी वाज़ेह भी हो गई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों, खुद इमरान खान साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, और आपको पता ही है इंतखाब से पहले ही एक रेगिंग का सा बयानिया बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन कल के इंतखाब पे किसी ने आज सच कोई एतराज़ नहीं उठाया। तो वो न्यूट्रलिटी का दावा बड़ा दुरुस्त है। और मजहर साहब, इसमें ही अगर टर्नआउट भी देखें तो 50% टर्नआउट था, 46% फॉर PTI, 39 फॉर PMLN। तो ये इस सिनारियो को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक तो चीज ये है कि ये सब कुछ, चाहे आप उसकी न्यूट्रलिटी लें, उसी ये सब पब्लिक प्रेशर की बुनियाद पे हुआ है। अहम इम्पोर्टेंट बात ये है कि माजी में मैंने देखा कि 77 में जब मार्शल लॉ लगा तो ऐसा लग रहा था जुल्फकार अली भुट्टो खत्म हो गए, लेकिन 90 रोज के जो इलेक्शन का ऐलान हुआ, भुट्टो बाहर आए और अंदाजा हो गया कि भुट्टो की पॉपुलैरिटी उसी जगह खड़ी है। बेनजीर भुट्टो 86 में वापस आई तो नजर आया कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी उसी जगह है। तो इमरान खान को जब हटाया गया और इमरान खान सड़कों पर आए तो उन्होंने साबित किया कि उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह और बड़ी है। तो ये जो दबाव था, इसकी वजह से बहुत सी कुव्वतों को पीछे हटना पड़ा, और फिर उनका जो नया वोटर है
जो नजर आता है कि बड़ी तादाद में नौजवान जो इलेक्शन में गए हैं, यानी अब वोटर बने हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, वो पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं। प्लस जो चौधरीज के साथ उनका अलायंस हुआ, और चौधरीज के चूंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा ये सारी चीजें अगर हम कंबाइन करें तो PMLN और उनके जो इत्तेहादी थे, उनको ये जो शिकस्त हुई है, ये सिर्फ ये शिकस्त नहीं हुई, इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त दे दी। इमरान खान ने उन तमाम जमातों जो उसके खिलाफ इकट्ठा हो गई थी उनको शिकस्त दे दी। तो वो जो दबाव उन्होंने बरकरार रखा, जलसे, जुलूस, रैलीज, जो कुछ भी था, और जो उसका काउंटर आया वो बहुत बहुत कमजोर था। यानी आप सिर्फ फितना खान कह के इमरान खान को रद्द नहीं कर सकते, आप सिर्फ 1.5-2 महीने में उन पे करप्शन के इल्जामात लगा के इमरान खान को गलत साबित नहीं कर सकते। आपने साबित ये करना था कि आपने इमरान खान की हुकूमत को खत्म करके महंगाई को खत्म किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखें, और वो हो भी नहीं सकता। आज अगर पीटीआई की हुकूमत भी बरसर इख्तिदार होती तो यही तूफान होता। अच्छा, महंगाई का भी जो अगर हम इसको अभी जो कल हुआ इसको एक स्नैपशॉट समझ ही रहे हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर इलेक्शंस? देखिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम लीग की मुश्किल है, अगर ये फजा इमरान खान की बरकरार है तो मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन की तरफ जाएगी तो उसे मजीद शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो इतने अरसे में कोई ऐसे इकदाम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसे इकदाम। अच्छा बस आप क्विकली इकदाम तो देखिए, पंजाब ने आप जरा हिस्टोरिकली बता दें कि हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को ही वोट दिया। जो बयानिया मियां नवाज शरीफ वोट को इज्जत देकर चल रहे थे, उसको मतलब इमरान खान साहब ने लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप कैश करा लिया उन्होंने। देखिए, जब से भुट्टो को फांसी हुई उसके बाद एक रिजीम के बाद दूसरी रिजीम लाके बैठाने की कोशिश की गई। उस वक्त से जो पंजाब, क्योंकि पंजाब पे बड़ा इल्जाम लगा था ये 3 जजेस और 4 जजेस का इल्जाम लगा था, और पंजाब को जो इल्जामात का सामना करना पड़ा था, उसके बाद पिछले 30-35 सालों में पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बढ़ा है, मजबूत हुआ है, और लोगों ने ये सोचना शुरू किया है कि एस्टैब्लिशमेंट गलत फैसले करती है, गलत सियासी फैसले करती है, हुकूमतें बनाने हुकूमतें तोड़ने का गलत फैसला करती है। मतलब पार्टियां बनाने और पार्टियां तोड़ने का आवाम का ही काम है, और अवामी फैसलों का ही एहतराम होना चाहिए। और कल आवाम का ही एक बड़ा फैसला सामने आया जिसमें उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया। बहुत शुक्रिया आपका मजहर साहब। और जिस तरह के हम ये नहीं कह रहे, मलिक अहमद खान साहब ही कह रहे थे ना, ये एक स्नैप है फॉर द इलेक्शंस टू कम। फिर स्नैप, फिर उन लोगों को भी पता चल गया कि अब दिस इज द स्नैप, तो दे शुड बी वेरी वेरी वरीड। अब जरा बारिशों की बात हो जाए, क्योंकि बारिश हो गई, और थोड़ा सा वो जो फोरकास्ट हमारा चल रहा होता है ना, रोज़ हम आपको बताते हैं, तो वो लगता है कि 4 दिन के डिले से चलता है। तो जब हम आपको कुछ बताएं कि होने वाली है तो उसको 2-3 दिन दे दिया करें। तो जी कराची मुस्लिम लीग नून के लिए भी वैसे ये मौसम इतना ही ग्लूमी है आज के दिन का, बारिश हो या ना हो। वैसे कल काफ़ी ज़बरदस्त रात को बारिश हुई, और थंडर, मैंने इतनी ऊंची बिजली की जो है ना, वो पता नहीं आसमान रो रहा था क्या हो रहा था, लेकिन वाई इन कराची तो जी कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई अभी भी है, और कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी कहीं कहीं गरज चमक। चलें जी, पंजाब आ गया जो कि आप कह रहे थे, तो पंजाब में भी आसमान जो है वो रो सकता है। पंजाब में आसमान बरस रहा है, और वो यहाँ चेहरों पर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, कोई चेहरों पे नहीं देखा जा सकता। नहीं, वो बारिश का एक फायदा ये होता है कि आंसू छुप जाते हैं इंसान के। कौन रो रहा है? अच्छा जी, सरदार सरफराज हमारे साथ। सब कुछ हो गया है, कुछ तो कोई ना कोई तो दुखी होगा ही। This is politics, a lot happens, तो मेरा ख्याल है everybody has to have a big heart to accept। अच्छा जी, और अभी हम जरा सिर्फ मौसम की बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब बताइएगा, कल काफ़ी बारिश हुई है, पर्टिकुलरली जो जनूबी हिस्सा है कराची का, वहाँ तो खासी देर और काफ़ी ज़्यादा तवातुर के साथ बारिश होती रही। बाकी शहर में क्या सूरत हाल रही? ओवरऑल रिकॉर्ड कितनी की गई है कल की बारिश? देखिए, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ थी। सबसे ज़्यादा गुलशन अदीब में दोबारा अगेन उसी जगह पे रिकॉर्ड हुई थी जो शाम तक का डाटा था, 65 मिलीमीटर रात 11 बजे तक का। उसके बाद इत्तेफाक से मैं भी नहीं देख सकता, सुबह अपडेट तो ऑफिस ने किया होगा, और एक मिनट में आपको फिगर्स बता देता हूँ। जी जी जी, तो वही सबसे ज़्यादा गुलशन हदीद में, और फिर कायदाबाद में, और सादी टाउन में 50, गुलशन हदीद में 67, और ये बड़ी अमाउंट्स हैं। और
36 मिलीमीटर औरंगी टाउन में, इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है, कहीं पर 34 है एयरपोर्ट साइड पे। तो ये सिलसिला सरदार सरफराज साहब, ये सिलसिला चलेगा? क्योंकि जब हमने फ्राइडे को बात की थी तो यही कहा जा रहा था कि एक्सपेक्ट करें, बहुत बिग स्पेल ऑफ रेन है, और फिर फ्राइडे गुजरा, सैटरडे गुजरा और कल रात को हमने देखा। तो अभी ये सिलसिला चलेगा या बस हो गया? असल में देखिए, फोरकास्ट जो पूरे ओवरऑल अगर होल पिक्चर को आप देखें तो पूरे सिंध के लिए ये था कि 14 से लेकर 18 तक ये सिलसिला चलेगा, और ठीक 14 को ही ईस्टर्न सिंध में उमरकोट में 90 मिलीमीटर बारिश हो गई थी पहले ही स्पेल में। अच्छा, उसके नेक्स्ट डे फिर इसमें दादू में, सांगड़ में, नवाब शाह में और नौशहर फिरोज़ में। नौशहर फिरोज़ में तो 122 मिलीमीटर हो गई थी, तो वहाँ भी स्पेल बहुत तेज़ चला है। कराची में उसको डिले हुआ, थोड़ा सा 2 दिन डिले हुआ आने में। उसकी वजह यही थी कि जो लो प्रेशर नीचे कराची के जनूब मशरक में बन गया था समंदर में, वो फिर बाद में डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो गया 2 दिन, तो उसका आज वो दोबारा से लो प्रेशर में चला गया फिल होकर। तो बेसिकली उसकी वजह से कुछ हवाएं यहाँ पे ना मॉइस्ट एयर आने का सिलसिला रुका हुआ था, इसलिए डिले हुआ। तो कल अच्छी खासी हो गई बेशतर जगहों में, कराची के कोई मेरा ख्याल शायद ही कोई जगह बची हो, अदरवाइज पूरे शहर को ही अच्छी बारिश मिल गई। तो 18 तक का आपने कहा था सरदार सरफराज साहब, 18 हो गई, आज 18 है, तो अब मतलब जितना भी स्पेल हम एक्सपेक्ट करे थे वो हो गया है या इस हफ्ते की पेशगोई कर दें जरा? बिल्कुल, थैंक यू जी। मैक्सिमम तो हो गया है। अब जो आज के दिन है, आज 18 है, तो आज का दिन सिंध के लिए, खासकर लोअर सिंध के लिए, कराची, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन और ये जो एरियाज़ हैं, इनके लिए तो कहीं लाइट, कहीं मॉडरेट, और किसी एक आध जगह पे कोई थोड़ी देर के लिए तेज़ हैवी शावर्स हो सकते हैं। अलबत्ता अपर सिंध जो है, दादू डिस्ट्रिक्ट, जामशोरा डिस्ट्रिक्ट और कमर शदाद कोट और जैकबाबाद किसी हद तक, और किसी हद तक लाड़काना भी कह लें, वहाँ चूँकि बलूचिस्तान में अभी तक ये स्पेल अगली आने वाली कल सुबह तक प्रिवेल करेगा, और इसलिए वो मानसून हवाएं ऊपर से बलूचिस्तान के रास्ते से अपर सिंध के इलाकों में भी दाखिल हो रही हैं। तो वहाँ तेज़ स्पेल आज भी मुतवक्के है इन डिस्ट्रिक्ट्स का, जिनमें मैंने आपके सामने नाम गिनवाए। और फिर ये लो प्रेशर एरिया मूव करता हुआ आगे ओमान की तरफ निकल रहा है, तो बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उसमें और मारा, पसनी, गवादर, जीवानी और ऊपर लसबेला और तुर्बत, इन एरियाज़ में भी तेज़ बारिश मुतवक्के है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। सो आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइट रेन शावर्स। वैसे आई वाज लुकिंग एट माय वही फ़ोन की, आपको पता है ना, फोरकास्ट। वो ना ही डिस्कस किया करें प्लीज़, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे ये बारिश है भी नहीं। मुझे ये बताएं कि वो उनका क्या हुआ, शहबाज गिल निकले सलाखे तोड़ के कि नहीं? नहीं पता, मुझे नहीं पता। वैसे वो निकल गए हैं, नॉट दैट आई वाज फॉलोइंग, बट वो रहा हो गए थे। वो तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी ना, मुझे आई रियली हैड टू जूम इन एंड सी एक्चुअली इधर हो क्या रहा है, लेकिन ही इज़ आउट। अच्छा जी, वी आर मूविंग ऑन, क्योंकि शुरू में आपने बिल्कुल, हमने शो के शुरू में आपको एक खबर दी थी, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ शादमान नाले में गिरकर हादसे का शिकार होने वाली फैमिली का 2 माह का बच्चा जो है वो ताहाल लापता है। औरंगी टाउन में मुतासरा फैमिली के घर से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। हम बड़े शॉक्ड हैं एक्चुअली। कमर अली मस्तोई सूरत हाल बताएंगे और उसके बाद इसी वाक़े से मुताल्लिक हमें एक मैसेज आया, उसको भी डिस्कस करना है। ओवर टू यू कमर। जी, इस वक्त हम औरंगी टाउन 10 नंबर पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ शादमान नाले में गिरकर हादसे का शिकार होने वाली फैमिली के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ दानिश अपनी अहलिया और 2 बच्चों के हमरा शादमान से गुज़र रहे थे, जब बारिश के दौरान जो है वो नाले की हिफाजती दीवार ना होने के बायस वो मोटरसाइकिल समेत उसमें गिर गए थे। इलाका मकीनों ने दानिश और उनकी 1 साल बच्ची को जो है मौके पर ही अपनी मदद आपके तहत बचा लिया था। उनकी अहलिया जो है वो नाले में डूब कर जाँ बहक हो गई, जबकि 2 माह का उनका बच्चा जो है ताहाल लापता है। रात के जो है वो रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से जो है वो फिर उसे मुलतवी कर दिया गया था। अभी तक जो है वो बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू नहीं किया गया। यहाँ पर मौजूद उनके अहल खाना का कहना है कि औरंगी टाउन नाला, जो शादमान नाला जो है वो काफ़ी अर्से से ज़ेरे तामीर है, और उस पर वक्त उसकी जो है वो तामीर ना होने के बायस जो है ये हादसा पेश आया है। शादमान नाले के अतराफ़ जो है वो हिफाजती दीवारें नहीं हैं। जब बारिश होती है तो नाले और सड़क पर बहने वाले पानी का जो लेवल है वो बराबर हो जाता है, जिसके बायस वहाँ से गुजरने वाले अफराद को जो है वो नाले का अंदाज़ा नहीं होता। और इससे कबल भी उनका कहना है कि इस तरह के हादसा पे जो है वो पेश आ चुके हैं। अव्वल तो ये नाला देखा है आपने कि ये नाला है और ये इस तरह खुला पड़ा है कि मतलब कि ये एक रेडीमेड डिज़ास्टर चीज़ पड़ी हुई है।
एंड वी आर जस्ट, मैं क्या कहूँगी, रिलीव्ड भी क्या कहेंगे कि हमें और खबरें नहीं आ रही हैं इस किस्म की, वरना जो बारिशें हो रही हैं, जो हालत है इस नाले की, व्हाट डज वन एक्सपेक्ट। पता है इस पे सवार या इस पे दीवार नहीं थी। अभी हमें ट्वीट में किसी ने मैसेज लिखा कि हमने शुरू में ये कहा है ना बल्दियाती इंतखाबात हैं, तो उन्हीं पार्टियों को वोट दीजिएगा जिनको आपको लगता है कि इस किस्म के मसाइल वो हल करेंगे या फिर होने नहीं देंगे। और किसी ने उसको कहा कि जनाब आप यहाँ बैठ के पॉलिटिकल एंगलिंग कर रहे हैं, तो सर्टनली ये एक बल्दियाती इशू ही है। अगर नालों की सफाई नहीं हो रही, जगह जगह सड़कों पे पानी खड़ा हो रहा है, ना गटर के ढक्कन नहीं है, नालों की दीवारें नहीं है और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, तो ये बल्दियाती मसला है और लोगों को उसी को वोट देना चाहिए जिनको ये लगे कि ये मसले हल कर सकते हैं। तो फिर ये अगर आपका ये हमें ट्वीट करना कि ये पॉलिटिकल एंगलिंग है, 100% यू गॉट इट राइट, व्हाई नॉट। लोगों को यही तो चीज़ें देखनी चाहिए, क्यों दें उनको वोट जो ये इन मसलों का हल नहीं निकाल रहे सालों से। तो लिहाजा एब्सोल्युटली हम दोबारा कहेंगे लोगों को देखना चाहिए कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके इलाके के लिए, आपके घर के लिए क्या काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ लुक इनटू इट। और थैंक यू कमर अली मस्तोई ने हमें अपडेट भी किया। और बहुत ही ये ट्रेजिक न्यूज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इतने बड़े बड़े नाले खुले हों कि जाके आप गिर जाएं उसमें। और 2 माह का बच्चा गायब, गॉन, वो तो लापता है ताहाल, मतलब रह गया होगा। We all know what happened. अच्छा, एक जीत हुई है और वो जीत हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि जिस तरह के सिनेरियोज बनाए जा रहे थे, हम किसी पर्टिकुलर सियासी जमात का नाम नहीं लेंगे कि जनाब रिग्ड होगा, ये होगा, धांधली की जा रही है, कुछ पता नहीं है, जीत सकते ही नहीं, जीतने नहीं दिया जाएगा। वो तमाम बातें जो हैं वो बिल्कुल हवा में ख़त्म हो गई। और कल पाकिस्तान के आवाम की जीत हुई है। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जिसे हारने वाले ने भी तस्लीम किया और जीतने वाला तो सर्टनली तस्लीम कर ही रहा है, क्योंकि वो जीत गया है। और ये सबसे खुशाइंद प्रोसेस है। जीतने वालों को एक खौफ ज़रूर था, क्योंकि अगर आप उनकी कैंपेनिंग में भी देखें तो हर जगह एक ये डर था, बल्कि एक वार्निंग थी कि मेक श्योर जी ये धांधली ना हो। और इवन अगर फ्रॉम द पास्ट देखा जाए तो ऐसा बेजा भी नहीं था। बिल्कुल। और अब अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अगर ईसीपी को भी मद्देनजर रखा जाए और जितने इल्ज़ामात ईसीपी भी थे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सब कुछ क्लियर हो गया है, बिकॉज अब उनकी मर्जी का अब ये एक अहम सवाल आपने उठाया है कि क्या इमरान खान साहब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद बहाल हो गया है या नहीं, क्योंकि ये बड़ा ही क्रूशल इलेक्शन और इससे बड़ी जीत क्या हो सकती थी। ये ऑलमोस्ट लाइक अ क्लीन स्वीप है। तो अगर अभी भी कोई एतराज़ हो तो मेरा ख्याल है बनते नहीं है। हाँ, मतलब या फिर वो लोग कह रहे थे जनाब कि ये तो तय ही है कि धांधली ही होनी है, तो उनको भी ज़रा अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए। और एक इस पे राय ये भी है कि अवामी प्रेशर और अवामी दबाव इतना था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन फिर भी क्या अब देखते हैं कि फ्यूचर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमिश्नर की तरफ इमरान खान साहब का रवैया तब्दील होता है या नहीं। बहरहाल वंस अगेन सिंस दिस इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू आवर ऑफ जियो पाकिस्तान, कंग्रेचुलेशंस टू पीटीआई। बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने कैंपेन की और उसका नतीजा भी आवाम ने आपका साथ देकर आपको दिया। अच्छा जी, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये बिल्कुल ही इस वक्त लेटेस्ट खबर हमारे पास ये आई है कि इमरान खान साहब ने पीटीआई पंजाब के रहनुमाओं को इस्लामाबाद बुला लिया है। ज़राए का ये कहना है कोर कमेटी इजलास से पहले मरकजी और सूबाई लीडरशिप की मुशावरत होगी। ये भी ज़राए का ये बताना है। यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, सप्तैन खान, महमूद और रशीद, जमशेद चीमा को इस्लामाबाद बुलाया गया है। अपोजिशन लीडर सप्तैन खान को कोर कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। ये भी ज़राए बता रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को नहीं बुलाया। नाम इस वक्त हमारी लिस्ट में जो आए हैं वो यही नाम है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह अपडेट्स होंगी हम आपके सामने क्या इस पे जो भी बातें कर लें, उस्मान बुज़दार साहब को याद करें ना करें, इमरान खान साहब का कल पंजाब में अवाम ने साथ दिया और उनके सियासी मुखालिफिन ने भी इस बात को तस्लीम किया, क्योंकि जिस तरह की ये विक्ट्री है और कोई चारा था नहीं पीटीआई की जो विक्ट्री है। अभी इसी पे बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मैं सुबह हुमा से ही बात कर रहा था कि बड़ा कंटेंट आने वाला है हमारे लिए। तो पंजाब में क्या सूरत हाल है, वफाक में एक और हुकूमत है, सिंध में कोई और मामला है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, हम इससे पहले भी ये बात कर रहे थे, जो माजी में हुआ, जो कल तक हुआ, वो तो सबने देख ही लिया, उस पर बहुत सारे तज्ज़िये तबसरे हो भी चुके हैं। लेकिन आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए कैसे होंगे? पंजाब में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, काम चलता रहेगा, वफाक पे दबाव बढ़ेगा फ्रेश इलेक्शन के लिए, फ्रेश इलेक्शन नवंबर से पहले होंगे, बाद में होंगे, इस पर ज़रा कुछ कहिएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रोड्यूसर की तरफ से बहुत अच्छी हमें हिदायत मिली
और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं दरअसल गाड़ी चला रहा था और मेरा ख्याल था कि गाड़ी चलाते हुए आपसे बात कर लूं, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे प्रोग्राम ने हमेशा प्रमोट किया है कि आपने सेफ ड्राइविंग करनी है, तो आप रुक के कहीं पर हमसे बात करें। तो फिर मैं रुक गया हूँ। तो हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपके प्रोड्यूसर ने आपके एडिटोरियल लाइन से वो हिले नहीं, हालांकि मैंने उनको लालच पड़ी थी। अच्छा, अब आइए कि क्या मुस्तकबिल बनने वाला है। पहली बात तो ये है कि ये इंतखाबी नतीजा जो है ना, ये इस किस्म का है कि इसको किसी ने भी फोरकास्ट नहीं किया। मतलब जो पीटीआई का अपना बेस्ट केस सिनेरियो था ना, उसके अंदर भी वो 10 सीटों से ऊपर नहीं जा रहे थे। बेस्ट केस सिनेरियो, मैं नारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इमरान खान लगा रहे थे कि हम 20 की 20 सीटें जीत जाएंगे। मैं बेस्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो अंदर खान ने इन्होंने असेसमेंट्स की थी। 4 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर पीटीआई के अपने असेसमेंट के मुताबिक वो लोग हार रहे थे, जिसके अंदर मुल्तान की सीट भी शामिल है, जो इन्होंने एक बड़े पैमाने मार्जिन के साथ जीती जी। और जो बाकी पंडित्स हैं, उन तमाम के असेसमेंट्स बशमूल मेरे वो गलत साबित हुई, बल्कि उल्टी साबित हुई। मैं आपको ये बताऊं कि हमने अपने मुकामी कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, तकरीबन 19 कॉरेस्पॉन्डेंट्स को 2 दिन पहले बुलवाया और उनसे ग्राउंड की असेसमेंट ली, और उनकी अपनी कंजर्वेटिव जो असेसमेंट थी वो भी इसके बिल्कुल मुखालिफ थी। अच्छा, अब जो नतीजे आए हैं ये क्यों आए हैं, असरात क्या मुरतब होंगे? मेरे ख्याल में बड़ी बात ये मानने की है कि महंगाई जो है वो गले पड़ी है इस हुकूमत के, और इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है लोगों की मिजरी को। दूसरा जो फैक्टर है, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया इमरान खान के बयानिए की पावर को, जिसके अंदर हमारा अमूमी कन्वेंशनल विजडम ये होता है कि एंटी अमेरिकनिज्म नारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वोट खींचने के लिए वो नारा जो है मुअस्सर नहीं है। लेकिन इमरान खान के बयानिए ने साबित किया कि वोट खींचने के लिए भी ये बयानिया बड़ा तगड़ा है। तीसरा फैक्टर जो है वो मेरे ख्याल में जो बुरी चॉइस है कैंडिडेट्स, लाहौर के अगर आप कैंडिडेट्स उठा के देखें तो एक के अलावा 3 कैंडिडेट्स थे इनके बहुत ही बुरे थे, और वो तमाम लोग जो नून लीग के टिकट पर मुसलसल पार्टी के हवाले से इलेक्ट होते रहे, उनको इन्होंने साइड लाइन कर दिया। तो और जो टर्न कोर्ट्स या लोटे जिनको इमरान खान कहते हैं, या मुनहरिफ अरकान जिनको हम कहते हैं, उनको टिकट्स दे दिए। तो इनकी पार्टी का जो वोटर है और उसके जो मुकामी धड़े हैं वो खुद अलाइनमेंट में नहीं थे। अब इसके असरात क्या मुरतब होंगे वो बड़ा एक तवील मामला है, लेकिन नून लीग आपको मुकम्मल तौर पर मरकज में और पंजाब में बैकफुट पे नजर आ रही है। इस वक्त बैकफुट पे नजर आ रही है। तलत साहब, आप, हमने पता है कि आप कहीं जा रहे थे, आपने हमारी वजह से गाड़ी रोकी हुई है, सो थैंक यू फॉर दैट। आपको कुछ देर हम और जहमत देंगे। हमें मीन वाइल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी ज्वाइन किया है, सो उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, फिर थोड़ा सा आपका भी टाइम लेंगे। मियाँ साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियाँ साहब, अच्छी एक रिवायत कायम की है मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम करके, अपनी शिकस्त को तस्लीम करके, और बड़े अरसे बाद जो है ये हमने ये भी देखा कि ना जीतने वाली पार्टी की तरफ से कोई धांधली का ऐसा इल्ज़ाम लगा इंतखाबात के दौरान और बाद, पहले तो लग रहे थे, ना हारने वालों की तरफ से लगा। मगर आप लोगों ने अब तक कुछ, एक हालत गम तो होती है, लेकिन उस हालत गम में सोच विचार और काम शुरू कर दिया है, ये एसेस करना शुरू कर दिया है कि अंदाजों से इतने गलत नताइज कैसे आ गए? शुक्रिया अब्दुल्ला, लेकिन कोई हालत गम नहीं है, क्योंकि हमने खुशी से ये खुदकशी की है। अगर ये सियासत बचाते तो रियासत नहीं बचती थी। हमने सियासत कुर्बान कर ली, मगर रियासत को अपने ताईं हमने बचाने की कोशिश की। अब देखने वाली बात यह है कि हमारी कुर्बानी को रियासत शक की निगाह से देखती है। ये आने वाला वक्त बताएगा, और जो वक्त गुजरेगा। मियां साहब, यहाँ रियासत के देखने ना देखने की बात है नहीं, यहाँ तो ये है कि अवाम आपकी कुर्बानी को किस निगाह से देखती है। तो अवाम ने आपकी कुर्बानी को नहीं वैल्यू किया, कल ये साबित तो हुआ। अब्दुल्ला, बात ये है कि अगर मुझे अपनी बात मुकम्मल करने जी सर, प्लीज, द फ्लोर इज योर्स, तो शायद बेहतर मैं बता सकूं या समझा पाऊं। बात यह है कि जहां तक अवाम का आप बता रहे हैं, तो उसमें तो हमारी सबसे पहली गलती ये थी, मैं इसको गलती कहूँगा या इसको एक कमिटमेंट निभाने की बात है, कि जो हमने अपने लोगों को छोड़कर आने वाले लोगों को वोट दिया, टिकट दिया। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने
उनको दिल से कबूल नहीं किया अक्सरियत ने, ये भी एक हकीकत है। और दूसरी बात यह है कि जो महंगाई का तूफान था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था हमारे 2-2.5 माह में भी, उसका भी हमें सामना करना पड़ा है। वो भी एक रीज़न है कि हमारा जो वोटर सपोर्टर था वो डिफेंसिव था उस लिहाज से। और जो मैंने बात की है कि हमारी कुर्बानी को रियासत ने शक की निगाह से देखा है, ये एक हकीकत है। और आने वाला वक्त जो है ये भी चीज़ें खुलेंगी जब थोड़ा टाइम गुजरेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो 20 साल बाद इकरार किया गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल था। इसी तरह नवाज शरीफ को हाईजैकर जब बनाया गया था तो सजा देने के बाद कई साल बाद ये इतराफ़ किया गया कि नहीं वो ज्यादती हुई नवाज शरीफ से। अब भी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, इस वक्त कोई ये बात कहने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा। मैं ये सोच रहा हूँ मियां साहब, आपने तो एक नया पंडोरास बॉक्स खोल दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि रियासत ने तस्लीम नहीं किया या आपकी कुर्बानी की कदर नहीं की, आपको शक की निगाह से देख रहे हैं, तो इससे तो बहुत सारे सवालात और उठते हैं। जी तलत साहब से पूछ लेते हैं। तलत साहब बताएं, मियां साहब तो यही कह रहे हैं कि सियासत की जी कुर्बानी हुई है, रियासत ने शक की निगाह से देख रही है। बिल्कुल, तो वफाकी हुकूमत भी अब खतरे में आ गई है इसी वजह से। तो आगे आप क्या देख रहे हैं कि क्या होगा? देखिए, जो बयानिया है ना कि हमने रियासत के लिए कुर्बानी दी है, ये इसकी कोई टांगे नहीं है इस बयानिया की। बात ये कर रहे हैं बुनियादी तौर पर कि जब इमरान खान हुकूमत से निकले और इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए तो उस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत बुरी थी। अगर बहुत मुश्किल फैसले ना किए जाते जिनकी पॉलिटिकल कॉस्ट उठानी पड़ती तो पाकिस्तान जो है दिवालिया हो जाता। और वो ये आप बता ही रहे हैं कि हमने वो मुश्किल फैसले किए। अब जब वो कहते हैं कि रियासत ने इसको कदर की निगाह से नहीं देखा, तो वो बता आपको ये रहे हैं कि रियासत शायद इनको ये इलेक्शन जितवा देती। मतलब ये कि बैनुल सतूर यही बात कर रहे हैं ना कि रियासत ने और किस तरह कुर्बानी को अप्रिशिएट करना था। कोई इनको कोई जानवर तो सस्ते नहीं भेज देने थे ईद उल अजहा के ऊपर ना, यही करना था कि इनको जो है वो इलेक्शन नहीं या इलेक्शन में कोई मदद करती। अब वो कहते हैं कि हम है न्यूट्रल। जरा रिवाइंड कर लें इस टेप को। शहबाज शरीफ साहब के घर में किसी ने पैगाम नहीं भेजा था, नून लीग के घर में किसी ने पैगाम नहीं भेजा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। मैं आपको मुकम्मल अथॉरिटी पर बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के सामने ये ऑप्शन रखी गई थी कि जो फैसले मुश्किल फैसले वो आपने करने हैं प्राइम मिनिस्टर बन के या इंटरिम हुकूमत ने करने। तो एक नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया ये भी था, मेरे ख्याल में जावेद लतीफ साहब भी उसी के अंदर शामिल होंगे, ये खुद वजाहत कर सकते हैं कि हमें इमरान खान की हुकूमत का बर्डन नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर सारे के सारे लंदन भाग गए और मिन्नत तरला करने लगे नवाज शरीफ का कि जी नहीं हमने तो हुकूमत में आना है और हम ये फैसले करेंगे, उसकी कॉस्ट उठा लेंगे। वो अब इनके गले पड़ गई है। दूसरी बात ये कि रियासत अगर मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है तो वो सबके लिए न्यूट्रल होगी। अगर कैंडिडेट साहब ने गलत किया, जावेद लतीफ साहब के अपने हल्के के अंदर बहुत बड़ा मसला था कैंडिडेट्स का और वो खुद बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मुल्तान के अंदर मसला था, लाहौर के अंदर मसला था, डीजी खान के अंदर मसला था। तो अगर आप कैंडिडेट्स ठीक नहीं रख पाते, मुश्किल फैसले करते हैं अपनी मर्जी के साथ और मफरूजा ये बनाते हैं कि रियासत आपको संभालेगी, तो रियासत आपको और रियासत ने अगर अपने आप को इंतखाबी मामलात से अलग किया है तो इस पर तो सबको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो प्राइमरी बयानिया ही वोट को इज्जत दो वाला था। मियां साहब, अब बहुत सी कल बातें ये भी हो रही हैं, आप भी काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। मतलब अब जो हुआ है उसके बाद तो मियां साहब को आपको नहीं लगता कि वापस आना चाहिए, जो भी हालात हैं उनका सामना करना चाहिए, ताकि मुस्लिम लीग नून का कुछ सियासी मुस्तकबिल जिस पे आपका वोटर सपोर्टर बड़ा मायूस है वो कुछ पुरुम्मीद हो सके? नहीं, जहाँ तक मेरे भाई तलत हुसैन जो बात कह रहे हैं, बात वो ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत का मलबा हमें अपने साथ नहीं लेना चाहिए था। ये मुस्लिम लीग के अंदर दो राय थी, मगर हमने अगर उससे इत्तेफाक किया तो जो मैंने पहले बात की कि हमने सियासत की कुर्बानी की रियासत के लिए, तो मुल्क दिवालिया हो जाता। और अगर नए इंतखाबात होते भी फौरी तो कौन बचाता जब मुल्क
वालिया हो चुका। अच्छा मियां साहब, कुछ डिस्टॉर्शन है, हम आपसे मीनवाइल दोबारा बात करते हैं और तलत साहब से जरा गुफ्तगू कंटिन्यू कर लेते हैं। पहले तो ये दोबारा से एक दफ़ा अगर आप जरा फोरकास्ट अपनी दे सकें कि शहबाज शरीफ के पास अब कोई ख़ास मैंडेट रहा नहीं है अगर देखा जाए, और ख़ास तौर पे इखलाकी इख्तियार उनका अब क्या बनता है कि वो मरकज़ में रहें, इत्तेहादी हुकूमत अब का क्या जवाज़ है कि वो उधर ही बैठे रहें। एक जो निगरान हुकूमत की बात हो रही है, आप समझते हैं कि अच्छा आइडिया है कि बैठ के इनको डिसाइड कर लेना चाहिए कि इलेक्शंस करवाएं? जो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के जाने के बाद जो नून लीग के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ था, उसके अंदर जल्दी इंतखाबात IMF के मुआहदे के बाद एक बहुत बड़ी प्रपोजल थी। अब नून लीग ये जमानत मांग रही थी कि हम मुश्किल फैसले करें, मुश्किल फैसले की हम वक्ती कीमत उठाएं और उसके बाद हमें सियासी तौर पर रिकवर करने का मौका ही न मिले। ये नहीं होना चाहिए। हमें जमानत ये मिलनी चाहिए कि हमारे इत्तेहादी जो हैं वो इधर उधर नहीं होंगे और हम 1.5 साल पूरा करेंगे। और 1.5 साल के अंदर मफरूजा ये था कि आखिरी 2 क्वार्टर के अंदर आप जो बुरा इम्पैक्ट है IMF के तहत जो आपने फैसले किए हैं उनके इम्पैक्ट को आप न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इत्तेहादी तो इधर उधर नहीं हुए, तो जमानत तो हुई, लेकिन इलेक्शन इधर उधर हो गया ना। तो अब जो आपने बात की है कि पंजाब में तो जाहिर है नंबर्स अब हमजा शहबाज के पास नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात पंजाब में अब आपको ये नजर आती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उसको जल्दी इंतखाबात चाहिए, तो उनको परवेज इलाही को राजी करना होगा कि वो अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करें और पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्ट्री जो है अपने लिए वो तजवीज़ ना करें और PTI की लाइन ले। अब देखना ही होगा परवेज इलाही ये बात मानते हैं या नहीं मानते। मरकज में जो मॉरल मैंडेट है मेरे ख्याल में दचका बहुत है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखें और पॉलिटिकली देखें तो मरकज के ऊपर कोई बराह रास्त असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस मैंडेट के बाद इमरान खान ने जो कल उन्होंने बात की, इसरार किया, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जोर डाला कि आपने जल्दी इंतखाबात करवाने हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट को दोबारा से शहबाज शरीफ के साथ इंगेज होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हालात इस किस्म के बन गए हैं कि मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता और आप नए इंतखाबात की तरफ जाएं। लेकिन जो उसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी है, देखना ही होगा कि नए इंतखाबात के शोर में जो IMF के साथ डील है कहीं वो डीरेल तो नहीं हो जाती है, सस्पेंड तो नहीं हो जाती, तो तीनों खौफनाक असरात भी मुरत्तब हो सकते हैं। मियां साहब जी, मियां साहब, मियां जावेद साहब आप जरा कंटिन्यू कर लीजिए। एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ को सूनर और लेटर, इनफैक्ट सूनर आप वापस आ जाना चाहिए या आ जाना चाहिए था इनफैक्ट इससे पहले भी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए अब शायद तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि वाहिद लाइफ लाइन वही बचे हैं। तो एक तो इस पे बता दीजिएगा क्या क्या राय है, क्या हातमी फैसला है। दूसरा ये कि वफाक में सर्टनली कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मोरल अथॉरिटी तो आपकी कमज़ोर हुई है वफाक में मरकज़ में हुकूमत करने की। देखें, पहले भी जो हुकूमत इत्तेहादियों की थी या है वफाक में एक कौमी हुकूमत की शक्ल में, वो पहले भी इस अखलाकी को जवाज़ नहीं था कि हम उसको लंबा खींचते उस हुकूमत को। उसकी वजह ये है कि जब तक आप फ्रेश मैंडेट अवाम का आपके पास हो ना, आप बड़े फैसले करने की अखलाकी तौर पे कोई जवाब नहीं है आपके पास। और अगर जो आप फैसले कर रहे थे मईशत के हवाले से, बचाने के हवाले से, ठीक है ये मुल्क की ज़रूरत थी, मगर हकीकत यही है कि आपको नए इंतखाबात की तरफ उस वक्त भी जाना चाहिए था, आज भी जाना चाहिए। और अब तो बहुत ज़रूरी है कि एक अदम एतमाद है। जैसे भी मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि इंतखाबात जो कल हुए हैं उसमें हम शिकस्त को तस्लीम नहीं करते, हम शिकस्त को तस्लीम करते हैं, मगर अगर कोई ये कहे कि बंद कमरों में बकौल इमरान खान और फवाद चौधरी के बंद कमरों में जजेज और जर्नैल फैसले करते आए हैं या हो रहे हैं, तो करते तो आए थे। ये एक हकीकत है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले जो आए, क्या वो हकीकत नहीं थे जो इमरान खान कह रहा था? और आज अगर कोई फैसले हुए हैं तो उसको कोट करना चाहिए इमरान खान को। ये है वो बात जो मैं कहना चाहता हूं। आप जब कहते हैं कि रियासत ने आपकी कदर नहीं की या बंद कमरों में फैसले, आपको लगता है कि कल का इलेक्शन भी बंद कमरों में फैसले का नतीजा है?
मैंने आज तक ये बात नहीं की थी। मैं आज कोट कर रहा हूँ इमरान खान को, फवाद चौधरी को, कि वो कह रहा है कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। तो फिर क्या नवाज शरीफ को जो सजा दी गई थी ये भी इकरार करें ना इमरान खान साहब कि बंद कमरों में फैसले हुए। और फिर फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो आज तक क्यों वो फैसला महफूज है? 8 साल से वो फैसला क्यों नहीं हुआ? ये भी तो कौम को बताया जाए ना। फिर सर कल के इलेक्शन पे बता देना, कल आप समझते हैं कि किसी किस्म के फैसलों का अमल दखल था या आवाम का फैसला था कल? अब अब्दुल्ला बात ये है कि सारी चीजों को आप सामने रख के कोई एनालिसिस कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक चीज को आप कोट कर लें और दूसरी चीजों को नजरअंदाज करें, ये नहीं होता। और फिर आप देखें कि कल की टाइमिंग, परसों की टाइमिंग, जलील शरपुरी का इस्तीफा देना, फिर दूसरे लोगों का कहना कि वो राब्ते में है, ये सारी चीजें कोट होती हैं इलेक्शन पे। ठीक है, आप तो एक और ही तस्वीर बना रहे हैं। तला साहब क्लोजिंग कमेंट जरा 30 सेकंड्स है हमारे पास, आप दे दीजिए और देन यू कैन कंटिन्यू विद योर जर्नी एंड विद द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। देखिए, नून लीग को अब ये समझ आ गई है कि, और ये मैं क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहा हूँ, नून लीग को अब ये समझ आ गई है या आ जानी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट की जो दोस्ती है वो उसकी दुश्मनी से ज्यादा तबाहकुन साबित होती है। शहबाज शरीफ ने जो ऑप्शन एक्सरसाइज की प्राइम मिनिस्टर बनने की, अपनी ख्वाहिश की इताअत करते हुए उन्होंने पार्टी को इस हालत में लगा दिया है कि अब आने वाले दिनों में इनके पार्टी के टिकट लेने वाले जो उम्मीदवार हैं वो भी 2 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार, बिल्कुल आखिर में आपको बता दूं, पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जब हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे ना, हम जीत गए थे। इस मरतबा नून के टिकट के ऊपर लड़े हैं तो हमारी ऐसी की तैसी हो गई है। ये किया है शहबाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती की स्ट्रेटजी ने। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ड्यूरिंग जर्नी, एंड थैंक यू मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत सी बातें कहीं भी बिटवीन द लाइंस भी कहीं। सो लेट्स सी क्या होता है। मियां साहब वैसे हमेशा ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है ना वो जल्द वापस आ रहे हैं, अब पता नहीं वो जल्द कब होगा। नहीं, और अब वो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो देखिए भी एक क्वेश्चन मार्क है इस पे। कोर कमेटी पीटीआई की आज इजलास है, आपको याद दिला दें, जहां खान साहब ने पीटीआई पंजाब के रहनुमाओं को इस्लामाबाद बुला लिया है और पहले मुशावरत होगी, फिर मीटिंग होगी और फिर ऑफ कोर्स जो भी उसका कंसेंसस होगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो शेयर किया जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू क्रिकेट। नज़ला हो रहा है क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट जी, ओके यू स्टार्ट। क्रिकेट की बात करेंगे। गाल टेस्ट पे बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया है। 85 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद कप्तान बाबर आजम ने कमाल की बैटिंग की, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ खेले और पाकिस्तान मैच में वापस आ गया। श्रीलंका की पहली इनिंग 222 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 218 रन बनाकर आउट हुई। श्रीलंका ने 4 रन की बर्तरी के साथ दूसरी इनिंग शुरू की। अब से थोड़ी देर पहले तक श्रीलंका ने आज तीसरे दिन 2 विकेटों के नुकसान पर 95 रन बना लिए हैं। बाबर आजम की ये अंडर प्रेशर इनिंग बिलाशुबा सर्टेनली एक और यादगार इनिंग बात ये है कि उनके अलावा पाकिस्तानी टॉप और मिडिल ऑर्डर जो था ना वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। मतलब हुआ क्या, ये बात समझ नहीं आई कि बस वाई इज इट कि सारा इन्हिसार जो होता है, डिपेंडेंसी जो होती है वो बाबर आजम पे आ जाती है, एंड ही डज इट, ही स्टैंड्स हिज ग्राउंड, एंड ऑफ कोर्स उनकी अचीवमेंट्स में एक और इजाफा हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स, वो क्या कर रहे हैं? टेस्ट के इन फॉर्म बैटर शान मसूद, फवाद आलम, सऊद शकील और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को स्क्वाड में होने के बावजूद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाना हैरान कुन है। भाई उनको भी खिला लेते। बहरहाल आज पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं अगर श्रीलंकन टीम को जल्द आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, अभी तो सिर्फ 2 ही हुए हैं, तो गाले टेस्ट जीतने का सुनहरी मौका जो है वो हाथ से चला जाएगा। दे बेटर डू इट। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सिकू, मतलब आपने हमारी कमेंट्री सुनी ली, क्या कहेंगे, क्या उतारा कल? सवाए बाबर के कोई नहीं चला। सबसे पहले तो बाबर की तारीफ करनी चाहिए, उसने अकेले खड़े होकर बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है इस वक्त क्रिकेट के अंदर, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो अमेजिंग है और मेरे ख्याल से वो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। अब जब दूसरा सवाल है हुमाका के जो हमारी सिलेक्शन थी ना वो बहुत ख़राब थी। देखें, एक तो सबसे पहले क्या मुझे ये नहीं पता कि पिच जाके कौन देखता है, क्या किसी को ये नहीं पता चला कि ये स्पिनिंग ट्रैक है और ये स्पिनिंग ट्रैक में 2 दिन के अंदर जब 22 विकेटें गिर जाती हैं तो उसका मतलब है उस पर स्पिन हो रहा है। तो क्या उन्हें समझ में नहीं आई कि उन्होंने 3 फास्ट बॉलर खिला लिए? रिजवान हमेशा 6 या 7 पर खेलते हैं तो उन्होंने 5 पे कर दिया, यानी कि आपने अपनी बैटिंग कम कर दी।
रिजवान का नंबर 5 नहीं है, वो 6 या 7 पे खेलते हैं। फवाद आजम को ड्रॉप करना मुझे नहीं समझ में आया क्यों उनको ड्रॉप किया गया। उनको ड्रॉप करके सलमान आगा को इसलिए लाए थे कि वो ऑफ स्पिन भी करते हैं। एक ओवर भी नहीं कराया, एक ओवर। अगर वो ऑफ स्पिनर है तो भाई उसको ओवर तो कराओ। तो मुझे टीम की सिलेक्शन समझ में नहीं आई। मेरे हिसाब से एक फास्ट बॉलर कम होता है यहाँ पर, और फवाद आलम अंदर होते तो बैटिंग थोड़ी सी और नीचे स्ट्रेच हो जाती, जो कि नहीं। अच्छा, अब सर्टनली होपफुली आगे के मैच के लिए तो कुछ सबक सीख लें इससे, लेकिन अभी हमारे इस मैच के लिए क्या चांसेस आपको नजर आते हैं? इट्स वेरी सिंपल। मैच का रिजल्ट आए अगर बारिश नहीं आती, और रिजल्ट के लिए ये है कि पाकिस्तान को अगर 250 रन हो या उससे ज़्यादा करने पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा और एक बहुत बड़ा टास्क होगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 बैट्समैन है रिजवान तक, उसके बाद आगा जो है अभी डेब्यूटेंट है, पता नहीं वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगा नहीं कर सकेगा। उसके बाद सारी टेल है जिसमें नवाज हैं और दूसरे लड़के हैं जिनके स्कोर ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, तो इसलिए मैं हैरान हूँ कि वो तो पाकिस्तान के बॉलर्स को हर हाल में 250 से कम रन में इनको आउट करना है, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर आप अभी भी मैच देख रहे हो, फील्ड प्लेसमेंट जो है राइट आर्म लेग स्पिनर पे जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर गेंद करा रहा है नवाज, तो एक स्लिप रखी हुई है। आपने तो आउट करना है ना, 2-4 लड़के ऊपर चढ़ाओ, उसको प्रेशर डालो। आप सलमान आगा से बॉल कराओ, वो ऑफ स्पिन करता है तो देखो तो वो कैसी गेंद करता है, आपने उसको टेस्ट खिला दिया। मैं तो हैरान हूँ कि फील्ड प्लेसमेंट कैसी हुई है, ऐसा लग रहा है कि डिफेंसिव फील्ड है कि वो खुद आउट हो तो आउट हो। अच्छा सिकंदर, बहुत से अगर सोशल मीडिया हम देख रहे थे ना, आपको पता है लोगों की क्रिटिसिज्म भी होती है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होती है। अजहर अली की परफॉर्मेंस पे दोबारा से बड़े उंगलियां उठ रही हैं कि मतलब पिछले अगर कुछ देखा जाए, टूर्नामेंट्स मैचेस देखे जाए, ही हैज नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल। एंड देन कप्तानी पे भी जरा बात कीजिएगा, क्योंकि लेकिन पहले अजहर अली का जरूर बता दें, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आर कि क्यों बार-बार उनको रखा जा रहा है, क्यों रखा? नहीं देखें, अजहर अली को उन्होंने जो शॉट मारा इस किस्म की पिचेस के ऊपर जहां ब्रेक इतना ज़्यादा हो रहा हो, और आपको जो बॉलर है वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था उनका ये सूर्य, वो लेग स्पिन भी कर रहा था, यानी कि स्पिन अवे भी कर रहा था और स्ट्रेटर गेंद भी कर रहा था। उस पर जो है उसको क्रॉस बैट शॉट्स नहीं खेलने चाहिए, तो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है जैसे कि बाबर खेल रहा था, बहुत ही काम एंड कूल। तो अजहर का अब क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया है कि जनाब आप टीम में हैं या नहीं रहे, वो अब एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे जाके सेलेक्टर्स उसको किस हिसाब से देखते हैं, जो टीम सिलेक्शन कमेटी है। और कप्तानी की तो मैंने आपको पहली बात बता दी कि उनकी कप्तानी में मुझे जो फॉल्ट नज़र आ रहा है वो प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। प्रेशर डलता है पूरे प्लेसमेंट से, लड़कों के ऊपर चढ़ाते हैं। एक टेस्ट क्रिकेट है, इसके अंदर वो आराम से खेल रहे हैं, उनको आराम से खेलने के लिए भी उनके पास लड़के चढ़ा दें। जब लड़के चढ़ाएंगे तो वो फिर गलती करने का चांस बन जाता है। तो अच्छा सिकंदर, एक और चीज़ ऑब्वियसली बाबर आजम की एक और जो अचीवमेंट है कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज़ तरीन 10,000 रन जो है वो मुकम्मल कर ली हैं, विच इज़ अमेजिंग। खासतौर पे अगर ये बिल्कुल अगर ये पिच, ये ग्राउंड देखा जाए श्रीलंका में, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट बैटिंग पिच। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और ख़ासतौर पे वैसे भी खबरों में बड़ी अच्छी वजह से है, ख़ासतौर पे विराट कोहली की बहुत बैड परफॉर्मेंस को, विराट कोहली को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, मतलब इनको प्रॉप्स मिलने चाहिए, हर चीज़ सही कर रहे हैं। देखें, बाबर आजम के लिए ये बहुत अच्छा टाइम जा रहा है। वॉट एवर ही इज़ डूइंग वंडरफुली वेल। उनकी जो ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर विराट कोहली को मैसेज किया, वेरी नाइस ऑफ हिम, ये बहुत अच्छा जा रहा है। जो भी उनको हैंडल कर रहा है वो उसको इसी तरह उनको हैंडल करे, मॉडेस्टी के साथ, आराम के साथ, सिर्फ रन। देखें, क्रिकेट के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है, उसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं होती कि आपने क्या कपड़े पहने, क्या घड़ी पहनी हुई है, क्या गाड़ी चला रहे हैं आप, ये नहीं काउंट होता। ये बहुत टेम्परेरी होता है। असल चीज़ होती है आपकी परफॉर्मेंस, जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती रहेगी और आपकी स्क्रीन के ऊपर चलती रहेगी। तो ही मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज परफॉर्मेंस, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुपर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेरी तरफ से मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है। हम आज से 1.5 साल पहले कहते थे हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर कौन है, आज हमें एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिल गया है। उसको चाहिए कि बिल्कुल कूल एंड काम, जो भी लोग उनको हैंडल कर रहे हैं, जो भी उनके साथ लोग हैं, बहुत अच्छी तरह उनको हैंडल किया जा रहा है और इसी तरह रखेंगे। जबरदस्त। क्योंकि अच्छा, कप्तानी के फैसलों पे जरा बता दीजिए। अभी आप कह रहे थे कि ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, फिर इससे ओवर नहीं कराए, तो कप्तानी पे भी तो मतलब देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता टीम में, देखें जब भी मैच शुरू होता है ना, जाने से पहले 2 दिन पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप पिच को देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप जहनी तौर पर तैयारी कर रहे होते हैं कि यहाँ कैसी टीम बनाऊंगा। मैच वाले दिन फिर आप जाके देखते हैं कि पिच कैसी है। अगर वो टर्निंग विकेट थी जैसे कि नजर आ रही है और आप सबने देख लिया, तो आपको स्पिनर्स जो है एक फास्ट बॉलर को कम करके बैटिंग तगड़ी करनी चाहिए थी। उन्होंने जो रिजवान को 5वें नंबर पर रखा है, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस कि हमें 5 प्लेयर बहुत हैं, ये नहीं।
सलमान आगा जो है वो तो पहला मैच खेल रहा है, उसके ऊपर आपने इतना लोड डाल दिया कि उसको मेन बैट्समैन बना दिया। फवाद आलम के अगर 4 इनिंग्स फेल हुए थे तो उसका ये मतलब नहीं था, वो बेचारा 450 कर चुका था पिछले 2 सालों में, तो उसको ड्रॉप करना बनता नहीं। फवाद आलम के साथ प्रॉब्लम ये कि उसके स्टाइल को कोई पसंद नहीं करता। सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और इंशाल्लाह कल अच्छी खबर होगी हमारे लिए तो हम आपसे दोबारा बात करें। एक होशियार हो जाए। हाँ, ये वार्निंग तो देनी पड़ेगी, और रिमाइंडर हमने सोचा आपको दे दें कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 5 अफराद इंतकाल कर गए। ये दोबारा से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आई डिडंट वांट टू से लाइक बहुत ज़्यादा, आई डोंट वांट टू स्केयर यू। क्योंकि आधे लोग टेस्ट ही करा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बारिशें हो रही हैं, ये वायरल है, और 5 दिन बाद लिटरली उन्हें पता लगता है जब उनके मुंह का जायका और वो सब मुतासर होता है, और जब तक वो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। तो ये भी आपको याद दिला दें, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप जाके अपना टेस्ट कराएं तो अब होम टेस्ट भी मिलता है। वो 900, 600, 800, 1000 रुपए तक का वो एक किट होती है, वो आप घर में चेक कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि 5000, 4000, 7000 का कोई टेस्ट कराएं। एग्जैक्टली, तो लिहाजा आप होम आइसोलेशन कर लें। अगर आपको हो रहा है ये सब कुछ तो आप अपना होम टेस्ट करें और घर में ही कहीं आइसोलेट हो जाएं। मतलब इसको अपने लिए आसान कर दें, लेकिन करें ज़रूर, मतलब यू मस्ट डू दैट। तो लिहाजा आपको ये बताना ज़रूरी था कि दोबारा से ये नंबर्स जो हैं, ये फिगर्स जो हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के जो वैक्सीनेटेड हैं, जिनको बूस्टर लगे हुए, काफ़ी मैनेजेबल सिम्टम्स के साथ दूसरी मरतबा जब उन्हें कोरोना हो रहा है ये वाला, उससे निकल रहा है। और अगर आपको हो चुका है एक बार, खैर अब ये तो बात बड़ी कॉमन हो चुकी है, लेकिन लोगों को दूसरी तीसरी दफ़ा भी हो रहा है, तो फिर प्लीज़ ये ना समझे कि जी हो गया तो हो गया, ख़त्म हो गया। और वाहिद एहतियात इसकी सिर्फ मास्क है, सिर्फ एहतियात इसकी मास्क है, और रश वाली जगहों पे नहीं जाना। और इसको ये ट्रांसफ़र होता है, तो लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर अपने आप को टेस्ट कर लें और अपने आप को आइसोलेट करें, ताकि यू आर नॉट द कंट्रीब्यूटर टू इट।